स्पाइनल स्टेनोसिस, या हम बोल सकते हैं रिड्यूस वर्टिब्रल डिस्क स्पेस। जो वर्टिब्रा का जो होती है, स्पाइन की जो वर्टिब्रा होती है, उसका जो डिस्क का स्पेस जब रिड्यूस हो जाता है, उसमें हम क्या ट्रीटमेंट करें, इसके बारे में हमें बात करनी है। पहले समझ लें कि होता क्या है। द इंटरवर्टिब्रल डिस्क आर लोकेटेड बिटवीन द वर्टिब्रल बॉडीज C2 C3 टू L5 S1। यानी कि जो हमारी जो इंटरवर्टिब्रल बॉडी है, जिसके अंदर जो डिस्क होती है वो हमारे C2 से शुरू होती है, C2 और C3 के बीच में एक डिस्क होती है, और एंड होती है L5 और S1। उसके बाद जो सैक्रम का रीजन होता है वो फ्यूज होता है, और C1 और C2 के बीच में भी डिस्क नहीं होती है ना, वो एक हैंगिंग पोजीशन में होता है। टोटलिंग 23 इन द कॉन्ट्रोवर्शनल स्पाइन। अगर हमारे स्पाइन में जो 33 वर्टिब्रा हैं, यानी कि अगर माने तो 23 वर्टिब्रा के बीच में जो है हमारी डिस्क होती है। टुगेदर दे अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। ये जो डिस्क है, ये हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम की 25% हाइट को कवर करती है। दिस डिक्रीजेज वैन विद एज एज डिस्क हाइट इज लॉस्ट। जब ये जो है जैसे एजिंग किसी की हो जाती है, यानी कि थोड़ी एज ओल्ड होनी शुरू हो जाती है, तो ये डिस्क स्पेस जो है थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। दे रिप्रेजेंट द हाइड्रो मैकेनिकल सिस्टम ऑफ लोडिंग कुशिंग। ये क्या होता है कि जैसे ये एक तरह से इसके अंदर जो है हाइड्रो मैकेनिकल सिस्टम होता है, इसके अंदर कुछ भरा हुआ होता है, जैसे लिक्विड टाइप भरा होता है, जिससे कि ये कुशन की तरह काम करता है, हमारे को शॉक एब्जॉर्बर की तरह ये काम करता है। Especially compressive force act on the nucleus pulposus, on the annulus fibrosis जो है टेंसिल स्ट्रेस प्रिवेल। जो अंदर जो न्यूक्लियस फाइब्रोसिस होता है, जो न्यूक्लियस पल्पोसस होता है, उसके अंदर थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी कि जो वर्टिब्रा का जो सेंटर पोजीशन होता है, जिसको न्यूक्लियस होता है, वो थोड़ा हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है ना। उसके द्वारा जो है हमारा ये सारा शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। ईच इंटरवर्टिब्रल डिस्क इज कंप्रेस्ड ऑफ, कंप्रेस होती है कैसे, जैसे पेरिफेरल, जो पेरिफेरल एनुलस फाइब्रोसिस होते हैं वहां पर कंप्रेस हो सकती है, जो पेरिफेरल एरिया है वहां पर एनुलस फाइब्रोसिस वहां पर कंप्रेस हो सकती है। सेंट्रल न्यूक्लियस पल्पोसिस में भी जो है वो कंप्रेस हो सकती है, या हेलाइन कार्टिलेज होती है एंड फाइब्रो कार्टिलेज के द्वारा भी वो कंप्रेस हो सकती है। थोड़ा और समझे इसे। जो 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 कार्टिलेज होती है, जो जो वर्टिब्रा हमारी होती है, यानी कि अबव द एंड बिलो द इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, जैसे L5 की मैं बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर और उसके नीचे एक जो है एंड प्लेट होती है। अबव एंड बिलो द इंटरवर्टिब्रल डिस्क आर द वर्टिब्रल बॉडी एंड प्लेट। वर्टिब्रल बॉडी एंड प्लेट होती है। The inner layer of the annulus fibrosis and nucleus pulposus have neither interventions, intervention बोलते हैं नर्व सप्लाई, नॉर ब्लड सप्लाई। जो हमारी जो बीच में जो डिस्क होती है, जिसमें एनुलस होता है और न्यूक्लियस होता है, उसमें कोई भी ब्लड की सप्लाई नहीं होती है और कोई भी वहां पर नर्व की सप्लाई नहीं होती है ना। वो क्या करते हैं, दे रिसीव न्यूट्रिशन वाया डिफ्यूजन अक्रॉस द वर्टिब्रल बॉडी एंड प्लेट। जो वर्टिब्रल बॉडी होती है उसकी एंड प्लेट तक हमारी जो है वो ब्लड की सप्लाई जाती है, उससे वो न्यूट्रिशन प्राप्त करती है। ठीक है ना। मैं अभी फिगर से आपको बताता हूं। द आउटर फाइबर्स ऑफ द एनुलस फाइब्रोसिस आर इंटरवेटेड बाई साइन्योवर्टिब्रल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द डोर्सल रूट गैंग्लिया। जैसे कि ये पिक्चर है, ये हमारा एओर्टा है, ये हमारी जो है वर्टिब्रा है, ये हमारी वर्टिब्रा है, इसके नीचे एक डिस्क है और इसके एक ऊपर डिस्क है। ठीक है ना। तो जो वर्टिब्रा में हमारी ये ब्लड की सप्लाई होती है, वर्टिब्रा में हमारी इसको ब्लड की सप्लाई होती है, इसको हम सिगमेंटल आर्टरी बोलते हैं। यानी कि एओर्टा से वो एक सिगमेंटल आर्टरी निकलती है, जिसके द्वारा ये छोटी छोटी कैपिलरीज निकलती है, कैपिलरीज इन वर्टिब्रल एंड प्लेट। ये जो एंड प्लेट है, ये यानी कि जो आपकी जो डिस्क है, डिस्क के ऊपर एक एंड प्लेट लगी हुई होती है, उस तक ये जो है हमारी ब्लड की सप्लाई जाती है ना। ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, नीचे वाली वाइट जो दिखाई दे रही है इंट्रोसीरियस आर्टरीज इन इंटरवर्टिब्रल बॉडी। ये हमारा जो है ब्लड की सप्लाई कहाँ पर होती है, एंड प्लेट में ब्लड की सप्लाई होती है। फिर ये एक पिक्चर देखिए, जैसे ये हमारा
हमारा ये एंड प्लेट है और ये हमारा नॉर्मल हेल्दी इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। ये हेल्दी इंटरवर्टिब्रल डिस्क है जहाँ पर ये हमारी ये इस में ब्लड की सप्लाई हो रही है। क्लियर है। अब इसमें बाई एजिंग, या तो एजिंग की वजह से, यानी स्ट्रेस फैक्टर जो हो जाता है इसमें बाई एजिंग की वजह से, है ना। इसमें क्या होगा कि एजिंग की वजह से आपको यहाँ पर थोड़ी ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी। आपकी जो ब्लड की सप्लाई जैसे होती है उतनी ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, तो आपकी एंड प्लेट में भी ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी, तो आपकी जो डिस्क है उस पे उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। जो आपकी जो डिस्क है बीच में उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और वो जो है डिफ्यूज़ होने की, यानी कि वो डिफ्यूज़ हो सकती है ना। दूसरा, जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं, कोई जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे किसी के जीन्स में कुछ इस तरह की है कि ब्लड की सप्लाई कम होती हो वर्टिब्रा में, तो उसका भी एक कारण हो सकता है। उनको अर्ली एज में भी आपको डिजेनरेशन हो सकता है ना, स्ट्रेस फैक्टर। तो ये जेनेटिक दो कारण हो सकते हैं। तो हम इसको और डिवाइड करें, जैसे प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनीज, ईसीएम, कोलेजन, ये चलो इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। मानी हमारा ये दो कारण हैं जिसकी वजह एजिंग फैक्टर हो जाता है और जिसकी वजह से हमारा डिस्क में जो है ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, न्यूट्रिशन कम हो जाते हैं। ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, न्यूट्रिशन कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ी ड्राई हो जाती है। इन स्पाइनल स्टेनोसिस द फाइब्रोकार्टिलेज आर ड्राई ड्यू टू पुअर ब्लड सर्कुलेशन एंड द स्पेस आर रिड्यूस बिटवीन द वर्टिब्रा। हम जानते हैं, एज वी नो, हम जो हमारी वर्किंग हैबिट है, ए लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग वर्क, सिटिंग वर्क, हैवी वेट लिफ्टिंग, इसकी वजह से विल कंप्रेस द स्पाइनल वर्टिब्रा एंड मे कॉज स्पाइनल स्टेनोसिस। अगर हम बहुत देर तक खड़े रहते हैं, है ना, या हैवी वेट अपने सिर पे उठाते हैं कहीं भी, तो हमारे जो जो न्यूक्लियस है उसका जो लिक्विड है वो थोड़ा कम हो जाएगा, यानी कि वो थोड़ी दब जाती है। जब जब ऐसे जैसे कोई चीज़ को दबा के रखेंगे हम, उसका पानी बाहर निकल गया जैसे, यानी कि उसका पानी बाहर निकल गया, पानी का उसका जो पानी से मतलब साइनोवियल फ्लूइड बाहर निकल गया, मतलब कहाँ चला गया, वो डिस्क जो आपका वर्टिब्रा में आ गया और ब्लड के फ्लो में आ जाएगा। जब आप लेटने की पोजीशन में आते हैं, जब जब आप लेटते हैं, जब आप कोई वजन नहीं उठा रहे हैं, तो आपका जो ब्लड की सप्लाई वहाँ पर वर्टिब्रा में बढ़ जाती है और जिसकी वजह से डिस्क में भी जो है वो जो है साइनोवियल फ्लूइड जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, यानी कि उसका जो है आपका जो लेटने के समय आपका स्पेस ज़्यादा हो जाता है वर्टिब्रा डिस्क का, एज कंपेयर टू खड़े होने की पोजीशन में। क्लियर है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि आपकी वर्किंग की हैबिट है कोई, या लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग वर्क है आपका, सिटिंग पोजीशन बहुत देर तक रहते हैं, हैवी वेट आप उठाते हैं, इसकी वजह से कंप्रेस द स्पाइनल वर्टिब्रा एंड मे कॉज स्पाइनल स्टेनोसिस। बाय दैट वर्क, इन सब कारणों से किडनी विल बी डेफिशिएंट, आपकी किडनी डैमेज हो जाती है, क्योंकि आपको कौन मेंटेन, क्या मेंटेन हो रहा है, ब्लड का फ्लो मेंटेन हो रहा है, मतलब लिक्विड मेंटेन हो रहा है। कौन मेंटेन करता है इसको, किडनी मेंटेन करती है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से किडनी डेफिशिएंट हो जाती है, सो वी हैव टू ट्रीट किडनी। स्टेनोसिस जो है हमें डायग्नोज होता है बहुत लंबे समय के बाद, यानी कि एकदम जैसे किसी को स्टेनोसिस होगा वो एकदम से डायग्नोज नहीं होता है, तो फिर लॉन्ग समय के बाद, हमें बहुत लंबे समय के बाद पता लगता है कि हमारे स्पाइन की वर्टिब्रा का स्पेस कम हो गया है। तो हम किसका ट्रीटमेंट करेंगे, किडनी यिन डेफिशिएंसी का। किडनी यांग का यहाँ ट्रीटमेंट नहीं होगा, किडनी यांग का ट्रीटमेंट शुरू की कंडीशन में होता है, मगर अभी क्योंकि ये स्टेनोसिस हो चुका है तो ये किडनी यिन का हमें ट्रीटमेंट करना होगा। किडनी यिन के पॉइंट क्या है, K3, K6, K9, K10, SP6, CV1, CV4, इन सब पॉइंटों को हम टोन करेंगे। क्लियर हो गया। यानी कि स्पाइनल स्टेनोसिस का जो ट्रीटमेंट है वो हमारा किडनी यिन डेफिशिएंसी ट्रीटमेंट है। रिड्यूस डिस्क स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि हम वर्टिब्रा को देखते हैं कि किसी में 14 mm किसी का है, किसी का 13 mm है, तो हम देखते हैं कि जब हम बिटवीन स्पेस हम डिस्क का स्पेस देखते हैं तो एक दिखाई देगा किसी का 9 आ रहा है, तो यानी कि वहाँ पर स्पेस हमारा कम हो गया है। तो उस स्पेस को मेंटेन करने के लिए हमें किडनी यिन डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करना होता है। अब दूसरा हम बात करते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन की वजह से हो रहा है, तो ब्लड, अगर किसी को ब्लड की कमी है तो पहले हम ब्लड की कमी को दूर करेंगे, यानी कि हो सकता है कि किसी को ब्लड की डेफिशिएंसी हो या लीवर ब्लड डेफिशिएंसी हो, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, टोटल ब्लड डेफिशिएंसी हो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो हम अपने स्पाइन को हेल्दी रखने के लिए हम ब्लड डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करेंगे। दूसरा,
एक ट्रीटमेंट और है कि फॉर पुअर ब्लड सर्कुलेशन इन द लोअर स्पाइन, अगर हो रहा है किसी को, हम लोअर स्पाइन की बात करें यानी कि डायफ्राम से लेकर लंबर वर्टिब्रा तक की हम बात कर रहे हैं। लोअर स्पाइन से मतलब मेरा है कि डायफ्राम से लेकर लोअर लंबर वर्टिब्रा तक की हम बात कर रहे हैं। और इसकी वजह से आपको ऐसा भी हम हो सकता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन उसको बोलते हैं, जैसे पुअर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और पुअर ब्लड सर्कुलेशन कहाँ पर हो रहा है, आपको इंटेस्टाइन में वो ब्लड सर्कुलेशन पूरा नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो यहाँ पर हमें एक ट्रीटमेंट है हमारे पास, जो आपका इस डायफ्राम से लेके पूरा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, पूरी मिसेंट्रिक आर्टरी है, उसमें जो है ब्लड का सर्कुलेशन को प्रॉपर कर देता है। वो ट्रीटमेंट है P6SP4 LU7K6 H7 UB17 UB18 UB20 कंसप्शन वर्जन 14 एंड कंसप्शन वर्जन 15। इन सब पॉइंट को हम टोन करेंगे। अगर आप ज़्यादा डायग्नोज कर पा रहे हैं तो लिवर ब्लड डेफिशिएंसी के सिम्टम है तो आपको लिवर ब्लड डेफिशिएंसी के पॉइंट ऐड करने पड़ेंगे। आपको हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी के सिम्टम है तो आपको हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी के पॉइंट ऐड करने पड़ेंगे। अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है तो आपको हार्ट को और स्प्लीन को टोन करेंगे। ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है वो हार्ट को और स्प्लीन को टोन करने से ब्लड फॉर्म होना शुरू हो जाता है। तो उसके साथ हमें किडनी इन डेफिशिएंसी के पॉइंट को भी ऐड करना है। क्लियर है? इसके साथ हमें किडनी इन डेफिशिएंसी के पॉइंट को भी ऐड करना है। फिर मैं आपको बात बता के चल रहा हूं कि अगर आपको ये वाला ट्रीटमेंट यानी कि राइट मेगा मेरिडियन पे का ट्रीटमेंट, रिस्ट पे जो पॉइंट होते हैं, इसको अगर ऐड कर दोगे तो आपका समझो सोने पे सुहागा हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो ये हमारा स्पाइनल स्टेनोसिस की हम बात कर रहे थे। आपको जो डिस्क में स्पेस जब वर्टिब्रा कम हो जाता है तो उसकी हम बात कर रहे थे। अब इसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं, जैसे साइटिका इसकी वजह से हो सकता है, लंबर पेन आपकी इसकी वजह से हो सकता है। तो पहले हम अभी तक जो ये बातें करते आ रहे हैं, हम स्पाइन के डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, फिर इसकी वजह से होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।